Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about method of acquiring knowledge, scientific method and problem solving method. So चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। A well developed and reliable body of knowledge is a foundation for any profession। एक well developed और reliable body of knowledge जो होता है वो हर किसी प्रोफेशन का फाउंडेशन होता है। किसी भी प्रोफेशन की जो नींव होती है वो उस प्रोफेशन का नॉलेज होता है। दिस इज मोस्ट शॉर्ट आफ्टर नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड फ्रॉम हाईली स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज लूजली अरेंज प्रोसेस और मैथड। जो नॉलेज जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड और लूजली अरेंज प्रोसेस के द्वारा। हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड मतलब कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाई गई है, जैसे बुक्स वगैरह की हम बात करें तो हाईली स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। और लूजली अरेंज मेथड का मतलब या लूजली अरेंज प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम जो नॉलेज है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे हम नॉलेज लेते रहते हैं। Traditionally, loosely arranged methods are used to develop knowledge such as inherited tradition, अथॉरिटी, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये सारी मेथड जो है वो लूजली अरेंज्ड मेथड के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके नॉलेज को इनहेरिट करते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ट्रेडिशंस जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस है उससे हम लेते हैं। अथॉरिटी मतलब जो हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनसे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। However, with increased complexity in development, research discover more structured method और generation of new knowledge। ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नॉलेज और डेवलपमेंट होता जा रहा है साइंस की फील्ड में, वैसे वैसे क्या है, नॉलेज जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड होते जा रहा है। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन लार्जली बिलीव इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हाईली स्ट्रक्चर्ड मैथड सच एज लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक मेथड। तो नर्सिंग रिसर्च जो है ना, उसमें क्या है, नर्सिंग रिसर्च का जो नॉलेज है वो कैसे डेवलप कर किया है उन्होंने? हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड्स के थ्रू, जिसमें कि उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया है और साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बताया है, और इन्हीं सारी मेथड्स के थ्रू इन्होंने नॉलेज गेन किया है नर्सिंग प्रोफेशन में। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होती है ये देख लेते हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। इन दिस अप्रोच पॉसिबल सॉल्यूशन आर केयरफुली evaluated एंड वन ऑफ देम इज चूजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे नर्स आइडेंटिफाई करती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। मतलब अगर वो जैसे प्रैक्टिस कर रही है, अपना काम कर रही है, तो उस काम को करते समय उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो सॉल्यूशंस का आइडेंटिफाई करेगी, डिस्कवर करेगी। अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को तो डिस्कवर नहीं करेगी, कई सारे सॉल्यूशंस को डिस्कवर करेगी और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चूज़ करेगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें क्या है, प्रॉब्लम डेफिनीशन या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, देन प्रॉब्लम को एनालाइज करती है। ओके, सेकंड में वो प्रॉब्लम को एनालाइज करती है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद में जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, उससे पॉसिबल सॉल्यूशंस जो भी है उनको जनरेट करती है। उसके बाद में एनालाइज करती है इन सॉल्यूशंस को। उसके बाद में क्या करती है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशंस को सिलेक्ट किया जाता है। देन इम्प्लीमेंटिंग दी सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड लास्टली इन सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब जो बेस्ट सॉल्यूशन हमने सेलेक्ट किया उस बेस्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद में इवोल्यूशन एंड रिवीजन, वो जो सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको इवेल्युएट किया जाता है कि हमने जो प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है उसका रिजल्ट हमें सही से मिला है कि नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट आती है हमारी साइंटिफिक मैथड। तो साइंटिफिक मैथड क्या होती है? Scientific methods are defining as controlled systematic investigation that are rooted in objective reality and that aim to develop general knowledge about natural phenomena। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या होती है
कि साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक मेथड होती है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि एक कंट्रोल्ड वे में होता है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये रियलिटी पर बेस्ड होता है एंड दैट एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचुरल फिनोमिना चल रहा है उसके लिए एक नॉलेज को डेवलप करना है, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड है। मतलब क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड होंगे ये, और इसका मेन एम क्या रहेगा कि नेचुरल फिनोमिनास के लिए नॉलेज को डेवलप किया जाएगा। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? सो दे आर ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये साइंटिफिक मेथड जो होती है ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आ रहे हैं। ओके, फिर देयर फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। इनकी जो फाइंडिंग्स होती है वो एम्पेरिकल एविडेंस पर आधारित होती है। फाइंडिंग्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कैन बी जनरलाइज्ड। जो फाइंडिंग्स होती है साइंटिफिक मेथड्स की वो जनरलाइज होती है, मतलब वो यूनिवर्स होती है, सब पर इम्प्लीमेंट होती है। विच मीन्स दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन अदर दैन वन अंडर स्टडी, ठीक है। मतलब कि ये कोई भी सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। मतलब जो स्टडी में सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन अगर कभी भी किसी भी स्टाफ के साथ या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ आती है तो एक बार स्टडी हो जाती है तो वो फिर कहीं पर भी यूज़ की जा सकती है। लाइक अगर हम पार्टोग्राफ की बात करें तो पार्टोग्राफ जब स्टडी हुई थी उस समय यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब वो स्टडी में सक्सेस हो गया तो पार्टोग्राफ को हर किसी पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही दे आर बेस्ड ऑन अजप्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये अजप्शन और हाइपोथेसिस पर आधारित होती है, ठीक है। मतलब कि स्टडी कंडक्ट करने से पहले ही हमें अजप्शन बना लेने होते हैं, हाइपोथेसिस बना लेने होते हैं और इन्हीं पर ये फिर हमारी स्टडी पूरी की पूरी आधारित होती है। दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या होती है, थ्योरीज़ को डेवलप करने के लिए या थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। थ्योरीज़ मतलब जो हमारी नर्सिंग थ्योरीज़ होती है ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि हमारी अब्दुल्ला थ्योरी हो गई और हमारी नाइटिंगेल थ्योरीज़ हो गई, तो इन थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इस तरह की थ्योरीज़ को टेस्ट या इस तरह की नई थ्योरीज़ को बनाने के लिए भी मेनली रिसर्च की जाती है। नाउ द पर्पस ऑफ साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड के क्या पर्पस है? द बेसिक पर्पस ऑफ साइंटिफिक मैथड्स आर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स। ये सारे के सारे पर्पस हैं। मतलब कि सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन मतलब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना पड़ता है, देन फिर एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम उसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम कुछ अजम्पशन और हाइपोथेसिस को प्रिडिक्ट करते हैं। एक कंट्रोल वे में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है एंड लास्टली हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हैं और आइडेंटिफिकेशन देते हैं जो फैक्ट्स हैं उनके रिलेशनशिप के बीच में। नाउ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की क्या स्टेप्स हैं? The steps of scientific methods depends on the type of the study which follows either a qualitative or quantitative approach. However, the main steps used in the scientific method or approach are as follows, ठीक है। जो steps होती है scientific methods की वो depend करती है कि कौन सी study आप करने जा रहे हैं। अगर qualitative करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग steps हो सकती है और quantitative के लिए steps अलग हो सकती है। यहाँ पे commonly steps बताई गई हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट क्या है, सिलेक्टिंग द टॉपिक ऑफ द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सिलेक्टिंग द टॉपिक और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हमें टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि हम लोग अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमने अभी हमारा रिसर्च प्रपोजल दिया था, है ना। तो रिसर्च प्रपोजल में हमने क्या किया था कि हमने टॉपिक को सिलेक्ट किया था, हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि कुछ लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किए थे, जैसे मेरा टॉपिक था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ लोगों का टॉपिक किसी ने टॉर्च में लिया था, तो किसी ने निमोनिया में लिया है और किसी ने कंजेनिटल अनामली में लिया है, किसी ने आरटीआई पर लिया है। तो ये सारे टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट कर लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, सिलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है या सिलेक्ट करी है, अब उस स्टडी के हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने होंगे कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं।
ओके। देन रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम द थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज़, फिर जो भी प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं, जो भी पहले से रिसर्च कंडक्ट हुई है उससे कर सकते हैं, जो भी थ्योरीज हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड उससे कर सकते हैं। डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल ऑफ द स्टडी, अब जो भी हमारी स्टडी है, मतलब जो भी रिसर्च हम करने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और उसके वेरिएबल्स को हमें बताना पड़ेगा कि इसमें कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके। लाइक मतलब हमारा जो वेरिएबल्स है, एज है, सेक्स है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। देन स्टेटिंग हाइपोथेसिस अबाउट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमिना टू बी स्टडीज, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस बताना पड़ेगा कि क्या क्या हाइपोथेसिस हमारी जो स्टडी है उसके हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अजप्शन एंड इम्प्लीकेशंस, ठीक है। अब हमें अजप्शन को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद में डिटरमाइनिंग द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी, अब हम जो स्टडी करने जा रहे हो उसके इथिकल इम्प्लीकेशंस भी हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे, है ना, कि इथिकली वो हम वो कर सकते हैं कि नहीं, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, हमें कुछ परमिशंस लेनी पड़ेगी। सपोज करते हैं कि अगर हम कोई स्टडी किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की अथॉरिटी से, सीनियर अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिस भी अगर हम रिसर्च किसी ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दीज आर इथिकल इम्प्लीकेशंस। डिस्क्राइबिंग द रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, अब हमें रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताना पड़ेगा कि कौन सी रिसर्च डिज़ाइन हम यूज़ करने वाले हैं अपनी स्टडी में, और कौन सी डाटा कलेक्शन मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन यूज़ करने वाले, इंटरव्यू यूज़ करने वाले हैं। ओके। तो जो भी मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो मेथड भी हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। फिर रिफाइनिंग द स्टडी पॉपुलेशन एंड सैम्पल, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारी स्टडी का जो पॉपुलेशन है और जो सैम्पल है उसको, कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी होगी, हमारा सैम्पल साइज़ कितना होगा, कितने सैम्पल हम लेने वाले हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लानिंग द डाटा एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन, अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमने जो स्टडी करनी है या जो स्टडी हम करने वाले हैं उसके एनालिसिस के लिए हम कौन सी मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द सब्जेक्ट, अब हमें सब्जेक्ट से डाटा कलेक्ट करना है। ओके। उसके बाद में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द डाटा, डाटा को अब एनालाइज करना है और इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है, थ्रू स्टैटिस्टिक। उसके बाद में जब हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद में हमारी जो फाइंडिंग्स आएगी उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो कम्युनिकेटिंग दी फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, अब हम स्टडी को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अब उसका रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करेंगे। ओके। हम न्यूज़पेपर में दे सकते हैं हमारी फाइंडिंग्स को, हम इंटरनेट पे डाल सकते हैं, इस तरह से। नाउ द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड के लिमिटेशंस क्या होते हैं। मोरल और इथिकल प्रॉब्लम, इसमें मोरल और इथिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको रिसर्च करने के लिए परमिशन ना मिले। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अलग अलग ह्यूमन का जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग अलग होती है, तो इसी वजह से ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। मेजरमेंट प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए, मेजरमेंट प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, अब हम यहाँ पे जो भी स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी हमारी जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है ना। तो इस वजह से मतलब सबके थॉट्स अलग है, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, तो इसकी वजह से जो हमारा डाटा होगा उसका जो मतलब इवैल्यूएशन करना है या इंटरप्रिटेशन करना है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है।